आप नरेश जी का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ खूबी भी होंगी जो लोग उनसे जुड़े हैं। आपने अपने जो है राजनीति चुनी थी या राजनीति ने आपको चुना है, और कैसे इस फील्ड में आप आए? छात्र जीवन में कभी प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं। आपके सापेक्ष अगर देखें तो नोटा को ज़्यादा वोट मिले थे, तो भी नहीं। देखिए, बालाजी महाराज के परम भक्त है, तो किसी से डर वर लगता नहीं है जी। ना भौकाल चलने देंगे, ना भय चलने देंगे। परिवर्तन करोगे तो टिकने देंगे। और धमकी देकर हरदोई की जनता को जनादेश हासिल करना चाहे तो अभी SIR में निपटाया है। SIR, आप अगर SIR में निपटाने की दम रखते हो तो हमने SIR में निपटा दिया है। और चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर फैसला लेना पड़ा जो आपको लग रहा था कि ये सही नहीं है, और किसी कारण व्यक्ति दबाव में ऐसा कभी कोई फैसला लिया? ऐसा कोई रोड मैप आप बताएं हमारे दर्शकों को कि अगर कोई छात्र राजनीति से जुड़ा है या कोई अभी जस्ट पॉलिटिक्स जिसने ज्वाइन करी है, तो ये क्या वो स्टेप हैं जिनको वो फॉलो करता रहे जिससे उसका एक विधानसभा तक का सफर या उससे आगे तक का सफर उसका आसान हो? नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं माइक पर मुलाकात। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ है, और इनके परिचय की वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, परंतु इनकी जो है चमक पूरे ज़िले में है और इनका नाम पूरा ज़िला जानता है। एक नेता होने के साथ साथ ये एक अच्छे इंसान भी हैं और युवाओं को काफ़ी ये मोटिवेट करते हैं। लगभग मेरे साथ इनका सफ़र मुझे जाने हुए इनको लगभग 10 साल हो गया है, और मुझे भी काफ़ी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। और ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत आभार, आपके साथियों को बहुत आभार, मुझे अवसर दिया मेरी बात। आपने अपने जो है राजनीति चुनी थी या राजनीति ने आपको चुना है, और कैसे इस फील्ड में आप आए? देखिए, ये कोइंसिडेंस है। हालांकि हम व्यक्तिगत हम लोग, चूँकि लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, स्पोर्ट्स में थे तो सेना में जाना चाहते थे। अच्छा। डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, NCC ले ली हम लोगों ने। NCC की हमारी टीम थी, तो हम लोग सब लोग साथ में परेड करने जाते थे। 2003 में सपा गवर्नमेंट बनी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और फिर तब तक चुनाव घोषित हो गया। छात्र संघ के चुनाव घोषित हो गए तो अपने पास टीम थी। बहुत महंगे चुनाव नहीं होते थे, 1100-1200 वोटर थे। सबने तय किया चलो चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव तैयारी की गई। तो छात्र संघ से आपने शुरुआत करी? हाँ, चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर जो है मठाधीशों ने चुनाव हरा दिया। अच्छा। हम लोग सब लोग बच्चे लोग थे, साइकिल से चुनाव लड़ रहे थे जी। तो समाजवादी पार्टी सरकार में 13 उसमें जनपद में 13 मठाधीश होते थे जी। खासकर 3 प्रमुख मठाधीश कोई नाम शास्त्र राजनीति में आते थे। हालांकि तीनों हरदोई की राजनीति में गैर प्रासंगिक हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई। तो चुनाव हरा दिया मठाधीशों ने। चुनाव जब हरा दिया तो हम लोग NCC तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे। इच्छा शक्ति मजबूत थी कि चलो अब फिर सोच लिया अब तो राजनीति करनी है, क्योंकि एक नए नेतृत्व को कैसे खत्म करने का काम मठाधीश लोग करते हैं, इस साइकिल से बाहर निकलना था। फिर NSY का अध्यक्ष हो गया। उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, राहुल जी ने चुनाव घोषित करिए संगठन में। फिर प्रियंका दीदी प्रभारी रही, राजभर जी ने कार्यवाहक बनाया, दीदी प्रभारी रही। उस समय फिर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हो गया। तब से तब तक इसे चल रहा है। चुनाव लड़ा विधानसभा का 2022 में। तो अभी कभी आपने बचपन में ऐसा सोचा था कि मतलब हम नेता बनेंगे, या जो है आपने कॉलेज राजनीति से सफर शुरुआत किया अपने सफर की, और आप मतलब विधानसभा चुनाव तक आपने लड़े हैं, तो ये सफर मतलब कैसा रहा आपका, कैसे शुरू हुआ? देखिए, बचपन से तो कोई नहीं सोचता, क्योंकि बचपन में हम जब पढ़ने जाते हैं स्कूल तो माँ बाप सोचते हैं बच्चा हमारा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, PCS हो जाए जी। लेकिन एक डिग्री कॉलेज के चुनाव ने एकदम से सोच बदल दी। सोच ये बदल दी कि एक आम व्यक्ति को भी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि एक राजनीति है, आप अनुभव करिए, जो हमारी जीवन को पूरी तरीके से तय करती है। हम कितना टैक्स देंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमें कितना राशन मिलेगा, हमें कितना भाषण मिलेगा, हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, हमको कौन सुविधाएं, सब कुछ हमारे जीवन का राजनीति तय करती है। और उस राजनीति की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए आम युवाओं को राजनीति में भागीदारी करके ऊपर आने का यही तरीका है कि उनको स्वयं राजनीति में आना चाहिए। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग फिर राजनीति में आ गए गंभीर से जी। तो युवा राजनीति से लेकर आपका जो विधानसभा तक का जो सफर था, काफ़ी लंबा सफर रहा है आपका, और काफ़ी लंबा संघर्ष किया आपने। 2003 से चुनाव हुए और फिर आपने 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। हाँ। तो इस चुनाव में सबसे कठिन दौर कौन सा था, जब आपको लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है? देखिए, कठिन दौर तो कठिनता इसलिए नहीं महसूस हुई कभी मुझे, क्योंकि शुरुआत से मेरे साथ स्नेहजन रहे, प्रियजन रहे, स्वजन रहे, और इष्ट मित्र, दोस्त, संगी साथी, शुभचिंतक रहे। उन्होंने कभी ये महसूस होने नहीं दिया कि आप एक गैर राजनीतिक विरासत परिवार से आते हैं, आपको राजनीति मुश्किल है। और उन साथियों के उन्होंने इतना सहयोग किया, उनकी बदौलत उस समय जो उन्होंने मठाधीशों ने हमें छात्र संघ का चुनाव हराया था, आज वो मठाधीश हरदोई की राजनीति में अपने को कुछ भी समझते हों, लेकिन अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो मुझे कठिन इसलिए नहीं लगा, मेरे साथ साथी शुभचिंतक थे। सब लोगों ने बड़ा सहयोग करके, किसी ने ट्यूशन की फीस से, किसी ने क्या नाम पॉकेट मनी से हम लोगों को चंदा लाया, सहयोग दिया, तो मुझे कठिन कोई दौर नहीं लगा।
कठिन से भी अच्छा, बल्कि अच्छा ये लगा कि जो जो लोग हम लोगों को कम आंकते थे, आज वो हरदोई की सियासत में उनके रिचार्ज होकर खत्म हो रहे हैं, और हम आपकी दुआ से हम लोग यहाँ पर हैं। आप शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी में रहे, और आपने जब से छात्र राजनीति से शुरुआत करी अपने करियर की, और आप विधानसभा चुनाव तक, उसके बाद अभी भी आप कांग्रेस में ही हैं। तो ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी में जो आप पार्टी नहीं बदली, जबकि इतनी सारी हवा चल रही है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो आपको कांग्रेस पार्टी में बना कर? देखिए, हम लोग वचनबद्ध लोग हैं। हमारे एक बात कही जाती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब शासन के चुनाव के टाइम समाजवादी पार्टी के मठाधीशों ने हम लोगों को चुनाव हराया जी, उस समय कांग्रेस ने हमको सहारा दिया, उसने निस्वाई का अध्यक्ष बनाया, डिग्री को लड़ाई मौका दिया, और सोनिया जी उस समय कांग्रेस को लीड कर रही थी जी। तो हमारी ये नियत है, जो पार्टी मेरे साथ बुरे वक्त में खड़ी रही, उस पार्टी के साथ मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा। दूसरी चीज है, कांग्रेस में हम बनाए रखने के लिए हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना स्नेह दिया है, मुझे पार्टी कभी महसूस नहीं हुई। परिवार तरीके से आज भी जितने हम लोगों के निजी कार्यक्रमों साथ कांग्रेस एक परिवार तरीके से है। कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत स्नेह है सभी में, तो कभी पार्टी छोड़ने का मन ही नहीं, छोड़ा वहां जाता जहाँ परायापन हो, यहाँ तो अपनापन है, तो कोई मन नहीं हुआ ऐसा। तो लोग कहते हैं कि राजनीति जो है बिना समझौते के सफल नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में समझौता कितना जरूरी है? और एक बार थोड़ा बीच में मन हुआ था, मैं इंटरप्ट करूंगा, कि जब हालांकि सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से, अभी मेरा कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसी थे सत्यपाल जी, उनका देहांत हुआ। ऐसे कुछ और तमाम कार्यकर्ता, ऐसे प्रमोद चंदेल जी थे, संजय त्रिवेदी थे, रामभरोसे वर्मा जी थे, कम से कम 1 दर्जन ऐसे कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने अपना जीवन पूरा कांग्रेस में दिया, और शायद ही कभी वो शीर्ष नेतृत्व से मिल पाए हों। झंडा उठाया, बस्ता लगाया, पार्टी के लिए काम किया, और जब वो उनका इंतकाल हुआ गुमनामी में जी, तो उनकी कोई पूछने वाला, तब ये लगता है कि यार मतलब जिस पार्टी के लिए इतना करो, उस पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है, लेकिन फिर उनका त्याग तपस्या देखकर फिर हिम्मत बन जाती है, चलो करना है, ये चीज़ है। अब आप जी, तो आपके अनुसार क्या लगता है एक सफल नेता कौन होता है? देखिए, सफल नेता, राजनीति की भाषा में बोले, सफल नेता वो जो 51 बराबर 100 की गणित रखता हो और सामने वाले का 49 बराबर 0 कर दे। वैसे जो जनता को मान के चले, लोगों की जनभावनाओं पर काम करे। आप चुनाव हारें या जीतें, आपके हजारों कार्यकर्ता जो आपके पीछे, आप में अपनी उम्मीद दिखते हैं। हजारों लोग पब्लिक में जो आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि हाँ भाई, कल ये हमारी बात आज रख रहे हैं, कल इनको हम विधायक बनाएंगे तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो लोगों के प्रति संवेदनशील रहना, उनके मुद्दों पर लड़ना, उनके सुख दुख में खड़े रहना, वही नेता सफल है। जरूरी नहीं आप सांसद हो जाओ, विधायक हो जाओ। भाई महात्मा गांधी जी जैसे तमाम लोग रहे जो कभी सांसद विधायक नहीं रहे, लेकिन सफल लोगों में से हैं, तो ऐसा नहीं है, सब ठीक है। तो आपके अनुसार जैसे कि चुनाव लड़ना जो है, तो क्या इसमें जमीन पे एक मजबूत पकड़ जरूरी है, एक मैनेजमेंट जरूरी है? देखिए, मैनेजमेंट तो तभी करेंगे जब आपकी पकड़ होगी। आप मैनेज किस चीज़ को करेंगे जी, और जमीनी पकड़ वालों को ही चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हीं को पार्टी को तरजीह देनी चाहिए। होता क्या है, जब आप किसी के साथ काम करते हो, किसी वर्कर के साथ, तो उसका आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है जी, भले वो पार्टी का वर्कर है, लेकिन वो सुख दुख में आपको आना जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो सब होता है। जमीनी हकीकत, जमीन पर काम करना अत्यंत ज़रूरी है, बशर्ते सारा काम वोटर लिस्ट के दायरे में होना चाहिए। देश की सरकार वोटर लिस्ट से बनती है जी, ठीक है, और जनता के मुद्दों पर लड़कर हम सरकार चलाते हैं या सरकार से उन अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं जी। जो लोग जमीन पर काम नहीं करते वो दिक्कत में रहते हैं। जमीन पर काम करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रथम वरीयता है लोगों से आपका संवाद, उनसे संपर्क, उनसे कनेक्टिविटी, उनके सुख दुख को जानना, उनकी स्थिति को समझना। तो जमीन पर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट तो आप बाद में करोगे, जब आप बस्ते लगाने वाले होंगे तब आप सोचोगे ना कि सलमान जी को बस्ता देना है, कि पांडे जी को देना है, कि आशीष सिंह को देना है। तो जमीन पर काम करना ज़रूरी है, बशर्ते जमीन पर जो हम लोग काम करते हैं जी, उस मेहनत का मान भी रखा जाए। आशीष जी, आप सदर विधानसभा की राजनीति करते हैं और आप नरेश अग्रवाल जी से आपका सीधा विरोध रहता है। आप उनकी जो है 40 साल बनाम जो है ऐसे कई सारे आप स्लोगन्स आप देते हैं। तो इतने पावरफुल वो नेता हैं, उनकी मतलब लगभग सभी विधानसभाओं में पकड़ है। तो आपको कहाँ से इतनी ताकत आती, कहाँ से इतना हौसला आता है कि आप पूरे ज़िले में अकेले एक विपक्ष की आवाज़ आप मजबूत करते रहते हैं? देखिए, ताकत तो मुझे जनता देती है, मेरे साथी देते हैं, शुभचिंतक देते हैं। और रही बात पावरफुल की, तो अब जब पावरफुल थे तब थे, वो जब पावरफुल नहीं वो उनकी बत्ती गुलाए, एक बात। दूसरा क्या, 40 सालों में हम लोगों ने हरदोई को कमज़ोर होते देखा है, विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, ठीक है, रोजगार के नाम पर कोई साधन संसाधन हमारे पास नहीं है। तो लड़ाई, लोग कहते हैं विरोध करता हूँ, मैं विरोध नहीं करता हूँ, मेरी प्रतिस्पर्धा है। जी,
मेरी ये प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि जो वो नहीं कर पाए पुत्र मुंह में, परिवार के मुंह में पड़े रहे पहले कि मेरा भाई चेयरमैन हो जाए, मेरा भाई जिला पंचायत का अध्यक्ष हो जाए, मेरा भतीजा निगमों का अध्यक्ष हो जाए, मेरा भाई राइस मिल का एसोसिएशन का अध्यक्ष हो जाए। उसके बाद जब वो सब कमजोर होने लगे तो फिर अब मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। तो उसके बाद एक दौर आया, धीरे धीरे इनकाउंटरों का एक दौर चला। जितने युवा प्रतिभाशाली लोग थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों, उनको निपटाना, उनको मरवाना, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराना एक लंबा इतिहास रहा है, सिर्फ एक अपनी खानदानी सियासत को जिंदा रखने के लिए। जिसने क्या दिया, हरदोई के युवाओं को के भविष्य को अंधकार में डाला, उनको बेरोजगार किया, उनके सामने एक अंधकार की स्थिति पैदा की। तो जब मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा भैया कोई हमारी बात करने वाला नहीं है, मेरी आवाज़ बनने वाला नहीं है। तो हमने कहा हम बनेंगे। अब भय और भौकाल की राजनीति हरदोई में नहीं होगी, बदले की राजनीति नहीं होगी, बदलाव की राजनीति करनी होगी तो मैं भी सराहना करूंगा। लेकिन अगर आप कोई मंच से हरदोई की जनता को ये कहे कुर्ते लंबे कर देंगे, छोटे कर देंगे, कोई 10 साल पहले सूर्यफील का तर्जुमा पढ़ के हमारे मुस्लिम भाइयों से मोमिनाबाद चौराहे पर वोट ले ले और 10 साल तक ईदगाह के बाहर ईद मिलन में भी ना खड़ा हो, ईद मिलने भी ना जाए उनकी बिरादरी में, फिर आखिरी दिन आके उम्मीद मिलन करने लगे कि नहीं नहीं अब मेरा तो घर से पारिवारिक रिश्ता है। तो जब हरदोई की सियासत में 4 मेजर रोल प्ले है, ठाकुर, ब्राह्मण, पासी, मुसलमान जी, ये 4 रोल प्ले करते हैं और चारों को चारों दलों में घूम घूम के ठगा उन्होंने। ठगने के बाद उनको क्या मिला? क्या कितने मुस्लिम के बेटों को आपने इंजीनियर बनाया, कितनों को प्री मेडिसिन कराया, कितने ठाकुर के बेटों को आपने बनाया, कितने ब्राह्मण के बेटों को बनाया, कितने पासियों के बेटों को आपने इंडस्ट्री फैक्ट्री में लगवाया। तो हम 4 मेजर जातियां मिलकर 40 साल, तो मैं बाकी को 70 सालों से बाप, दादा, परदादा, बेटा, भतीजा सबको उन्होंने सिर आंखों पर बैठाला है। उन जिन्होंने आपको बैठाला इतने सालों तक, उनके परिवारों को क्या मिला? तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ऐसा है कि हम लोग देखिए बालाजी महाराज के परम भक्त हैं, तो किसी चीज़ से डर वर लगता नहीं है जी। ना भौकाल चलने देंगे, ना भय चलने देंगे। परिवर्तन करोगे तो टिकने देंगे। और धमकी देकर हरदोई की जनता को जनादेश हासिल करना चाहे तो अभी SIR में निपटाया है जी। SIR, आप अगर FIR में निपटाने की दम रखते हो तो हमने SIR में निपटा दिया है और चुनाव में भी निपटाएंगे। इसीलिए आप देखो कि मुझे खुद नहीं याद है मैंने कितने आंदोलन किए हैं। आंदोलनों की हमारी भी पूरी फेरिस्त है। आपने सड़क पर हमेशा देखा हो, चाहे नरेगा के लिए आंदोलन हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे अस्पतालों के लिए हो, चाहे अतिक्रमण पर रेडी पट्टी दुकानदारों को उत्पीड़न के खिलाफ अतिक्रमण हो, इन सब आंदोलनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। भाई जब सब उजाड़े जाते हैं, चाहे मील कॉलोनी के लोगों को निकाल दो, काशीराम कॉलोनी निकाल दो, ओमनगर के लोगों पर बुलडोजर चला दो, उनके घर जमी दोज कर दो, जो सारा अव्यवस्था का काम हुआ, अराजकता का काम हुआ, उस समय तो सत्ता में आप ही थे। जब आप व्यवस्था में थे तो सवाल आपसे, और व्यवस्था 70 सालों में आप नहीं सुधार पाए तो हम कैसे मान लें कि आप 7 महीने में 2027 में सुधार देंगे? नहीं भरोसा कर सकते। आपने मुस्लिमों को धोखा दिया, आपने ठाकुरों को धोखा दिया, आपने ब्राह्मणों को धोखा दिया, आपने पासियों को धोखा दिया और स्वयं अपने सजाती लोगों को धोखा दिया स्वयं। उसका उदाहरण है अभी कुलदीप अग्रवाल, युवा आबकारी व्यापारी, गैंगस्टर लगा के फर्जी उसको भिजवाया गया। कुमार साइकिल स्टोर वाले, उनकी साइकिल स्टोर वगैरह गिरा के और सब दुकानें गिरा के जबरिया उनके लोगों को जेल भिजवाया गया। स्वयं अपने सजातियों के भी सगे नहीं है। ऐसे लोग जो किसी के सगे नहीं हुए, सिर्फ प्योर व्यापारी हैं, मुनाफा उठाते हैं भावनाओं से, रिश्तों से, ऐसे लोगों को हरदोई की सियासत में अब जाना होगा। वो सिद्धांतविहीन है और गैर प्रासंगिक है। तो आशीष जी, आपकी जो है एक सोशल मीडिया पे रील वायरल हुई थी और आप शायद ऐसे पहले विपक्ष के नेता होंगे जो जब जिला अध्यक्ष थे तो उनकी फैन फॉलोइंग कम थी और जैसे ही आप निवर्तमान जिला अध्यक्ष में हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। और शायद आपको पता होगा इस बात का कि अब आप विपक्ष में भी लोग जो हैं, वो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं और वो आपको काफी सराहना करते हैं। और आपकी जो एक रील वायरल हुई थी, तुम्हारा और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, कि थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। और आपने जो है कांग्रेस कार्यालय से अलविदा ली थी, तो उसके बारे में कैसा फील हुआ फिर जब आप वहाँ से निकले और आपने एक लंबा समय दिया उस कार्यालय को? देखिए वो एक भावुक पल था हम लोगों के लिए, हम सारी टीम के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो जिला कमेटी काम कर रही थी, लगभग हम लोगों ने 2010 से यूथ कांग्रेस से वो टीम हम बना के लाए यहाँ तक थे। और सब ऐसे लोग थे जिनके परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, सब आम लोग थे और बेचारों ने अपना पेट काट के पार्टी के लिए काम किया था। कुछ ने गहना जेवर
गिरवी रख के पार्टी के लिए काम किया, पैसा लगाया, संसाधन लगाया, उधार मांगा लोगों से जी। और नेतृत्व के सामने हम लोग अपनी बात करने भी गए पीसीसी, और वहाँ सुना अनसुना जो हुआ, फिर भी हम लोग उम्मीद थी कि ज़मीन पर हमारे लोगों ने काम किया है तो शायद अवसर मिले। अवसर नहीं मिला तो निराशा हुई। भाई जमील भाई हमारे शहर अध्यक्ष थे, वो भी सभासद थे मौजूदा उस समय, मैं भी था और हमारी पूरी टीम थी जिला कमेटी की। भावनात्मक लगा था उस आंगन में, लगभग मान चलिए कि हम लोगों ने 22-23 साल गुजारे NSY से लेकर आज तक। एकदम से छोड़ना पड़ा। मेरी टीम में निराशा रही, मुझ में भी रही, चलो यार एकदम से अंधकार हो गया, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वो रील हमने डाली ऐसे इमोशन में, फिर उसके बाद बहुत से लोगों के फ़ोन आए, रील भी वायरल हुई, तमाम सैकड़ों हज़ारों कमेंट थे। फिर एक हौसला बना कि नहीं, अपना काम करते रहना है, क्योंकि जब हम सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तो आपके जीवन में हर एक सदस्य आपका परिवार का सदस्य होता है। आपको हमसे उम्मीद है, आपको हमसे उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि आपने जिस पर दांव लगाया, जिसके लिए इतने साल मेहनत की है, वो कुछ बनकर निकलेगा। तो हम लोग वहाँ से निकल आए। पार्टी ने जो फैसला किया, अच्छा किया बुरा किया वो जाने, लेकिन हम लोग वचनबद्ध हैं। और जो टीम जिसने मेरे साथ अपनी जवानी, भाई उन्होंने जवानी दे दी। हम लोग भी 22-23 साल में शुरू किए थे, आज 43-44 साल हो गए, सारे लोग लगभग इसी उम्र में हो गए। तो एक वचनबद्धता ने एक संकल्प दिया कि जो लोग आपके साथ काम किए, मजबूती से डटे रहे हैं, उन लोगों को विधायक बनाना है, हर कीमत पर विधायक बनाना है। यदि समय हमारे विकल्प तराशेगा तो हम उनके भी विकल्प तराशेंगे, लेकिन जिस टीम को यूथ कांग्रेस लेकर यहाँ तक लेकर आया, उस टीम पर चाहे पैसा लगाना पड़े, चाहे संसाधन लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, चाहे जीवन लगाना पड़े, उस टीम को हर हाल में हरदोई के अंदर उनको उनकी विधानसभा में विधायक बनाकर ही दम लेना है। मेरी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मैं किसी भी कार्यकर्ता को गुमनामी की मौत नहीं मरने दूंगा, चाहे वो सत्यपाल जैसे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हो, चाहे इद्रीस वारसी जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी, चाहे प्रमोद चंदेल जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हो, जिन्होंने जीवन दिया पार्टी के लिए, आज उनके लिए करने वाला कोई नहीं। तो कोई भी कार्यकर्ता आशीष सिंह के जीवन काल तक, अंतिम समय तक अपने लक्ष्य में किसी को गुमनामी की मौत नहीं मरने दूंगा। सम्मान से रहेगा, वो सीना उठा के रहेगा, सीना चौड़ा करके रहेगा। आप नरेश जी का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कुछ खूबी भी होंगी जो लोग उनसे जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी खूबी उनकी जो आपको लगता है कि हाँ ये खूबी उनमें तो है? देखिए, पहली बात, सिद्धांतवीन नेताओं के बारे में कोई खूबी तो होती नहीं है। मैं उनकी कमी को खूबी के रूप में भले आपको बता दूं। खूबी ये है कि बेरोजगार युवाओं को अपनी सेना में जोड़ो, ठेकेदारी, कोटेदारी, पट्टेदारी के लिए उनको लालच दो, एक भ्रम में डालो, फिर उनका सियासत में कच्चे माल तरीके इस्तेमाल करिए बखूबी, और इस्तेमाल करने के बाद उनकी चाहे हिस्ट्री शीट बनवा दो, चाहे उन्हें घर बैठलवा दो, और चाहे उन पर दबाव बना दो। जैसे आप मान लो कि अभी जैसे हरियाणा प्रमुख का प्रकरण रहा, युवा नौजवान है वो प्रमुख के जो बच्चे हैं, और बहुत मुझे उम्मीद रही कि अच्छा पोटेंशियल वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छा बढ़ रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन पर दबाव बना के उसी बात नेतृत्व खत्म किया गया। ऐसे ही मान लीजिए कि संजय मिश्रा जी अब हमारे बीच नहीं है, सुरसा के ब्लॉक प्रमुख रहे। हरशंकर मिश्रा जी हमेशा उनके साथ रहे, तो वो भी एक उभरता हुआ अपने आप में नाम थे, युवा थे, लोगों से मिलते थे, उनकी एक लोकप्रियता बढ़ रही थी। कहीं ना कहीं उनके साथ भी दुर्घटना हो गई। तो ये इस्तेमाल करने की खूबी बहुत अच्छी उनके साथ है। और फिर जब आप चीज़ों में फंस जाएंगे तो एक सिंडिकेट बन जाएगा। फिर आप अली बाबा 40 चोर तरीके से एक गिरोह बना लीजिए, उन्हें आप साथ जुड़े रहना है, अगर खुलजा सिम बोलना है, और उनको उनके साथ जुड़े रहना है। इसलिए बाकी इसको आप खूबी मान लो उनकी, चाहे कुछ भी मान लीजिए, मेरे लिए वो प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतिस्पर्धी रहेंगे। तो आशीष जी, अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, तो उसके बारे में क्या रणनीति है और क्या चुनाव लड़ेंगे यदि पार्टी टिकट देती है? देखिए, रणनीति कुछ नहीं है, जनता रणनीति हमारी तय करती है, लोग तय करते हैं, साथ ही शुभचिंतक करते हैं। जो पब्लिक की रणनीति, जो जनता का मन होगा वो करेंगे। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़े, निश्चित पार्टी का निर्देश लड़ा जाएगा। यदि नहीं देगी तो हमारे साथियों ने सबने फैसला कर रखा है, पब्लिक जनता के बीच जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, मनवार करेंगे, और अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा तो चुनाव तो लड़ेंगे। जो लड़ेगा वो जिंदा रहेगा, ये भी एक संघर्ष है जीवन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लड़ेगा वो जिंदा रहेगा, तो चुनाव तो लड़ा जाएगा। हमने पहले कह दिया, मेरा एक एक वर्कर जिसने 20 साल हमारी जुबान पर लगाए, एक एक ब्लॉक अध्यक्ष, नया पंचायत अध्यक्ष, जिसने धूप छांव दिन दोपहरिया आधी रात पार्टी का झंडा लेके मोटरसाइकिलें चलाई हैं, भूखे प्यासे सोया है, राहुल गांधी जी की यात्राओं में बेचारा 3-3 रात पैदल चला है, उस कार्यकर्ता को हरदोई जनपद में निराश नहीं होने दूंगा, उसके लिए कोई निर्णय लेना पड़े। और हम तो उस पूर्वजों के खून से आते हैं जो निर्दलीय लड़कर भी जीतने की हैसियत रखते हैं। वो धर्मगत सिंह बाबू जी हों, चाहे बाबू खां जी हों,
कोई भी हो, चाहे रामाश्रय वर्मा जी, हमारे पास ऐसी परंपरा रही है, अगर आप लीडर हो, आपके लोग हैं, आपके साथ हैं, तो आप निर्दलीय भी जीत सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले पार्टी का निर्णय सर्वर, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी मेरा आंगन है, पार्टी मेरा मान है, पार्टी मेरा स्वाभिमान है, लेकिन उससे बढ़कर मेरे लिए वर्कर का मान सम्मान, आत्मसम्मान है। निजी जीवन कभी रहा नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में रहे। देखिए, टीचर अच्छे थे, क्लास के सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, छात्राएं थीं, उनसे भी सब भाई बहनों जैसा स्नेह था, आज का जैसा माहौल नहीं था, स्वस्थ माहौल था। सब लोग तो लीडरशिप की तमन्ना थी कि हाँ अध्यक्ष बनना है, और फिर उस संकल्प साथ सीधे 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 यहाँ तक बढ़ते चले आए। आगे ईश्वर जाने। तो छात्र जीवन में कभी प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं हुआ? ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए कि वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है, मैंने बोला, अंतिम लक्ष्य है ये जो व्यवस्था गड़बड़ करते हैं लोग, इस व्यवस्था के ऊपर बैठना, और हमारे आप जैसे जो युवा बेरोजगार अपनी ज़िंदगी में तकलीफें झेल रहे हैं, उनके लिए हरदोई में साधन संसाधन व्यवस्था बनाना, तक हमारे लोग पलायन ना करें, हर आदमी की ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। और किसी न किसी को तो देखिए वो त्याग करना पड़ेगा, वो जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर हम आप ये जोखिम नहीं उठाएंगे, हम आप इन सब चीज़ों में अगर पड़ जाएंगे, तो नेता तो यही चाहता है कि फ्री का डाटा दे दें और महंगा आटा दे दें, तो आदमी दिन भर फ्री के डाटा के चक्कर में रील देखता रहे, यूट्यूब में व्यस्त रहे, फेसबुक में व्यस्त रहे। आज हम क्या माहौल हो गया है, हम अपने साथियों को, आज अगर हम 10 आदमी साथ में बैठे हैं मेरे भाई, तो 10 मोबाइल चला रहे होंगे, एक दूसरे को 10 मिनट नहीं दे सकते। नहीं है। इस आभासी दुनिया ने हमारे यहाँ के माहौल को ख़त्म कर दिया है। हम पास में बैठे रहेंगे, लेकिन सब लोग मोबाइल चलाते रहेंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछने का समय नहीं है। नहीं, ये सब चाहिए, व्यवस्था बदलनी। यार हरदोई बहुत पिछड़ा हुआ है दूसरे जिलों के मुकाबले। आप सीतापुर चले जाओ, शाहजहांपुर चले, कौन सुधारेगा इसको? एक ही तो वैकेंसी होती है मेले की, उसके लिए अगर खुद को योग्य बनाना है तो इन सब चीज़ों की लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और कमियां अगर होंगी तो फिर दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए। सारे वसुधैव कुटुंबकम, सभी आपके भाई बंधु हैं, सभी के प्रति समान निगाह रखिए, समदर्शी बनिए, सबको एक निगाह देखिए, सब आपके सम्मानित हैं। ये परिवार है हमारा, 40 लाख 45 लाख 45 लाख आबादी का हरदोई परिवार ही तो है अपना यार। इसमें किसके लिए क्या सोचना जी, ये चीज़ है। आम जनता जो है अब नेताओं पे भरोसा नहीं कर पा रही है। हर चुनाव में उनसे वादे किए जाते हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, घोषणाएं होती हैं, नए नए जो है बजट भी पास हो जाते हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जनता अपनी जगह सही है। अब बात रखने वाले नेता जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई, तब से बात वाले नेता खत्म हो गए। आप पुराने लोगों से सुनोगे, पुराने नेताओं के लोग आज भी नाम जानते होंगे, चाहे बाबू धर्मगत सिंह जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे राम अवतार दीक्षित जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे परमाई लाल जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे कुबेर लाल जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे किसी भी पुराने नेता का आप नाम पूछ लो, चाहे रामाश्रय वर्मा जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे मनी लाल जी का नाम पूछ लीजिए, चाहे किंदल लाल जी का नाम पूछ लीजिए। ये नाम आज भी 70 सालों बाद उनके घर में कोई सियासत में नहीं, सब कुछ आज भी लोगों की जुबान पर है। लेकिन जितने नए नेता इस पीढ़ी के बाद पैदा हुए गैर कांग्रेस सरकारों में, एक दो लोगों को छोड़ दीजिए, किसी के नाम पब्लिक भी नहीं जानती है। इसीलिए उनको भरोसा नहीं है। नेता अब सिद्धांत विहीन हो गए हैं, वादा कुछ करते हैं, वोट, आप समझ लो ना, वोट लिया मैंने समाजवादी पार्टी में जी, विधायक में समाजवादी पार्टी से रहा, उपनेता सदन बना रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठकर। तो नेताओं ने जनता के बीच विश्वसनीयता खोई है। तो जनता अगर भरोसा नहीं कर रही है तो उसमें गलत क्या है? और इसीलिए पब्लिक क्या करती है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे नेताओं को धीरे धीरे अपने बीच से हटा देती है और नए नेतृत्व को जनादेश स्थापित कर देता है जी। और अगर वो ऐसे सिद्धांतहीन लोग नहीं होंगे तो हम लोगों, हमारी आप जैसे अच्छे लोगों की पहचान कौन करेगा? तो पब्लिक अगर भरोसा नहीं कर रही है तो उनके कर्म है। लेकिन आशीष सिंह, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह सकता हूं आपसे कि 2000 वोट पाने के बाद भी 2022 से 2026-27 तक लगातार लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। जो जनादेश मिला मुझे, अगर जो वोट मिले हैं, जो जनादेश मिला, उस जनादेश का मान सम्मान रखने के लिए, भाई विपक्ष में उसने कहा भाई आप 4 नंबर पर रहिए, तो विपक्ष में मैं भले 4 नंबर पर था, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने में कम से कम 1 नंबर पर रहने की मैंने भूमिका निभाई और कोशिश की और हमेशा करूंगा। वोट मिलना ना मिलना अलग विषय है, लेकिन लोगों के सुख दुख में खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत है कि खड़ा रहना चाहिए। पब्लिक के सेंटिमेंट को वोटों से नहीं तोलना चाहिए। और नेता क्या करते हैं, पब्लिक सेंटीमेंट को वोटों से तोलते हैं कि इस गली में वोट नहीं मिला, इसमें सड़क नहीं बनवाएंगे, उस गली में मिला था वहां पाइपलाइन डलवा देंगे। यही तो नेता करता है कि जिस गली से वोट नहीं आएगा उस गली तरफ नहीं जाएगा। तुमने मुझे वोट नहीं दिया, तुम मुकदमा झेलोगे। उन्होंने मुझे वोट दिया है, वो हत्या करके आएंगे, हम बचा लेंगे। यही तो चल रहा है ना।
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई विधायक, सांसद है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान तो सभी का चुना हुआ है। तो जब नेता पक्षपात करने लगे, गली मोहल्लों की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, और उसके बाद भी गलियां नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, खड़ंजे नहीं बिछे, राशन नहीं मिल रहा, तो जनता विश्वास तो करेगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम लोगों को कांग्रेस सरकार में ऐसा विश्वास नहीं था। कांग्रेस सरकार आएगी, ऐसा विश्वास, ये जो भ्रम है इसको हम लोग दूर कर लेंगे। जी आशीष जी, आपको कभी कोई ऐसा व्यक्तिगत तौर पर फैसला लेना पड़ा जो आपको लग रहा था कि ये सही नहीं है, और किसी कारणवश या किसी दबाव में ऐसा कभी कोई फैसला लिया हो आपने? देखिए, पहली बात तो हम तो मन के मौजी रहे, जो फैसला लिया सो लिया, किसी फैसले का अफसोस नहीं। वहाँ थोड़ा अफसोस जरूर रहा कि जिन साथियों ने मेरे साथ काम किया, मैं जिलाध्यक्ष रहा जब, विधानसभा में काम किया, और उनके टिकट तो हम लोगों ने मांगे 2022 के चुनाव में जी, मगर हम उनको टिकट भी नहीं दिलवा पाए या उनकी मजबूती से पैरवी नहीं कर पाए। बहुत से हमारे कार्यकर्ता ऐसे रहे जिन्होंने बड़ी मेहनत की, हमने उनके नाम प्रदेश समिति के लिए भेजे, कई जगह भेजे, हम उनको नहीं समायोजित करा पाए। ये, और इसको देखिए, सोशल मीडिया हो, कोई हो, सच्चे मन से बहुत साफ गोई के साथ मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस बात का व्यक्तिगत अफसोस है कि बहुत से कार्यकर्ताओं को हम समायोजित नहीं करा पाए अपने अध्यक्ष रहते हुए। लेकिन फैसला नहीं बदला, उस फैसले पर हम लोग लड़ते रहे, बदला नहीं। उसका कोई खामियाजा हमको उठाना पड़ा हो, चाहे पद रहा हो चाहे पद न रहा हो। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान समझौता नहीं किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, बशर्ते हम उस पर खड़े नहीं उतर पाए। ये दिल में थोड़ा सा मुझे खेद रहेगा इस बात का। अगर आपके एक लंबा सफ़र रहा है और इस पूरे सफ़र को अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? एक लाइन में तो बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं कह सकता हूँ कि सुई छोटी नोक टूटी, बस सिए जा रहे हैं, सिए जा रहे हैं जी। एक आम आदमी के लिए संघर्ष है, जिए जा रहे हैं जी। तो आशीष जी, आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, और ये मतलब विधि का विधान कहें या जो भी आप पराजय आपने हासिल करी, आपके सापेक्ष अगर देखें तो नोटा को ज़्यादा वोट मिले थे। तो हाँ, इसका मतलब आप लोग आपको समझ नहीं पाए, क्या ऐसा रहा? देखिए, नोटा से ज़्यादा ही वोट हम लोगों को मिले। अच्छा, आप अभी काउंटिंग शीट खाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वोट हम लोगों को नोटा से ज़्यादा ही मिले, बशर्ते हमारे दूसरे जो साथी रहे। और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी की नोटा से ही लड़ाई रही जी जी। कुछ सीटें छोड़ दें तो वो एक ऐसा माहौल बन गया। ज़मीनी हकीकत ऐसी ये था कि हम लोग जब चुनाव शुरू किए तो कांग्रेस को लोग वोट देना चाह रहे थे जी, और जो लोग कांग्रेस के आंदोलनों को, कार्यक्रमों को विधानसभाओं में जमीन तक लेके जा रहे थे, उन लोगों से जनता व्यक्तिगत भी जुड़ रही थी, पार्टी आधार पर भी जुड़ रही थी, अच्छी मेहनत हो रही थी। तो दो कारण उसके आ गए सामने। पहला, एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण इतना तगड़ा हो गया, पोलराइजेशन, कि एक पर एक चुनाव हो गया। दूसरा विषय ये रहा, मैं समझता हूँ हरदोई के अंदर, उस समय मैं भी लड़ रहा था, कि जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण तौर पे हरदोई में आशीष सिंह काम कर रहे हैं पार्टी का, बालाओं में शशवाला वर्मा जी कर रही हैं, सांडी में नेतम भारती जी, रमेश चंद्र वर्मा जी कर रहे हैं, संडीला में ओम प्रकाश रघुवंशी जी कर रहे हैं, गोपामो में मान लो मंजू मित्रा जी कर रही हैं, शाहबाद में अजीमुल शान जी कर रहे हैं, सवाजपुर में अनुपम दीक्षित जी कर रहे हैं। तो जो नेता हमारे कांग्रेस के लगातार 4-5 साल से अपनी विधानसभा में काम कर रहे थे, बिलग्राम में मान लो अभिषेक पटेल जी, सुनील शर्मा जी कर रहे थे, तो जो लगातार काम कर रहे थे नेता क्षेत्रों में, अचानक जब टिकट वितरण हुआ तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि जो दूसरे लोगों को टिकट मिल जाने से, जैसे बिलग्राम में टिकट कार्यकर्ताओं काटा गया, फिर बालामऊ में काटा गया, फिर संडीला में काटा गया, तो जब उनको टिकट इस तरीके से काटे गए तो कार्यकर्ताओं में भी एक रोष आ गया कि हमने इतनी मेहनत की, हमने मेहनत की फलां के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए। तो वो नाराजगी भी एक बनी, जिसने जो है थोड़ा सा कार्यकर्ता नाराज हुआ, समर्थकों को टिकट नहीं मिले, वो बेचारे तटस्थ हो गए। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक तो विभाजन राजनीति करती है, सांप्रदायिकता का वो चल ही रहा था। इधर टिकट, सही टिकट वितरण ना होने से, संगठन को टिकट ना मिलने से जो परिणाम आए वो अपेक्षित नहीं थे। अगर इन सबको टिकट मिलता तो मैं समझता हूँ हम ज़्यादा मजबूत होते। ये सब चलता रहता है, हर दल में ऐसा होता है, लेकिन मेरी समझ में यही कारण है। तो जैसे कि चुनाव जो है, तो आशीष जी, जैसे कि मैंने देखा है कि आजकल युवा राजनीति में बहुत आते हैं और कुछ सालों तक रहते हैं राजनीति में, फिर उसके बाद उनका मोह भंग हो जाता है, या बहुत से युवा ऐसे हैं जो पूरे ज़िंदगी अपने से टेम्पो हाई ही करते रहते हैं। तो एक युवाओं के लिए कोई ऐसा कोई रोड मैप आप बताएं हमारे दर्शकों को, कि अगर कोई छात्र राजनीति से जुड़ा है या कोई अभी जस्ट पॉलिटिक्स जिसने ज्वाइन करी है, तो ये क्या वो स्टेप हैं जिनको वो फॉलो करता रहे, जिससे उसका एक विधानसभा तक का सफ़र या उससे आगे तक का सफ़र उसका आसान है? देखिए, पहली बात, देखिए, युवाओं के लिए चुनौतियाँ हैं। कुछ लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी साधन संसाधनों को अपने तक इतना सीमित कर दिया है कि आम युवा को राजनीति में बढ़ने का अवसर कम है। युवा है, कोई उसके पास रोजगार नहीं, काम धंधा नहीं है, तो और राजनीति करने का शौक है, तो बेचारे संसाधनों की कमी वजह से घर बैठ जाते हैं।
कुछ लोग संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके दृढ़ संकल्प है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आप लोगों से के बीच में हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी राजनीति में आपके समर्थक होते हैं, आपकी जनता होती है। आप अपनी लीडरशिप को जिस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं, आपके पास संसाधन जिस लेवल के हों, प्रधान बनने को हो प्रधान बनिए, प्रधानमंत्री बनने को हो तो प्रधानमंत्री बनिए, बीडीसी बनने को हो तो बीडीसी बनिए, एमपी बनने को हो तो एमपी। लेकिन अपना जो हम कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करना चाहिए। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगा कर्मस कौशलम। कोई अपना काम करिए पूरे मनोयोग से, कुशलतापूर्वक उस कर्म को करिए, समय मत खराब करो। आपकी जवानी बहुत बहुमूल्य है। यदि आप राजनीति को पार्ट टाइम मत करो, राजनीति को फुल टाइम करो और फॉलोअर बन के मत रहिए, लीडर बनिए। क्योंकि आज जो लीडर खड़ा है वो उस लीडर को आपने बनाया है जी। तो आपको लीडर बनने से कौन रोक सकता है? आपको लीडर बनने से वो लीडर कभी नहीं रोक पाएगा जो आपके बदौलत लीडर हो। कार्यकर्ता की बदौलत नेता है, नेता की बदौलत कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता कल नाराज हो जाए, नेता जमीन पर। कार्यकर्ता कल आपको सर आंखों बिठा ले, आप नेता हो जाओगे। तो हरदोई के युवाओं को जो अगर राजनीति करनी है, मन बना लीजिए। अपने घर में, परिवार में, सब में, साथियों में, दोस्तों में, मित्रों में बैठकर चर्चा करो, भाई मैं ये काम करूंगा, मेरा ये लक्ष्य है, आपको मदद करनी, सहयोग करनी है, बस निकल पड़िए। कोई हरदोई में युवाओं की राजनीति में बहुत अच्छी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसियां कहीं नहीं है। एमपी बनना हर आदमी नहीं चाहता ना, एमएलए हर आदमी बनना नहीं चाहता ना। एक ही तो सपना देखते हैं जी। और जब आप एक करोड़ों लोगों में आप अकेले ऐसे शख्स हो हरदोई के नौजवान साथी कि आप वो सपना देखो, आप एमएलए बनोगे तो हरदोई के लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। जिस व्यवस्था का आप सामना कर रहे हो, हमने देखा है सारे पार्टी कार्यकर्ताओं क्या हाल होता है। कार्यकर्ता बेचारे वही रहते हैं, नेता इधर से कूदा उधर चला गया। कल जिस नेता को रामद्रोही बता रहे थे, आज उसी वही नेता रामायण कहा रहा है, नहीं है। तो ये जो दुख के सपने हैं, इनसे निकलना है तो अपनी लीडरशिप करिए, फॉलोअर मत बनिए, लीडर बनिए। और उसके लिए किसी की जूनियरशिप करने की जरूरत नहीं। आप अपने मोहल्ले की लड़ाई लड़ो, गली की लड़ाई लड़ो, गांव की लड़ाई लड़ो, शोषित दलित, शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई लड़िए, जरूरतमंदों की लड़ाई लड़िए, उनके साथ खड़े रहिए। हर वक्त आप नेता होंगे, नेता आपको पब्लिक बनाएगी। नेता कभी किसी को नेता नहीं बनाता। किसी नेता की जिंदाबाद मत करिए। क्यों? सिद्धांत है, नेता ने आज तक किसी को नेता नहीं बनाया, या जिसको बनाया उसको निपटाया। हरदोई की सियासत उदाहरण है कि सारे ठाकुर ब्लॉक प्रमुख रहेंगे, लेकिन कोई ठाकुर 70 साल में विधायक नहीं हुआ। सारे ब्राह्मण ठेकेदारी कोटेदारी करेंगे, लेकिन कोई ब्राह्मण विधायक नहीं हुआ। सारे फक्कन चच्चा वगैरह, वसीम चच्चा का जीवन निकल गया, लेकिन जिला योजना की समिति का चुनाव तक उनको जीतने नहीं दिया गया। ये सोच है नेताओं की। नेता कभी नेता नहीं बनने देगा। युवा हो, खून में गर्मी है, दर में मन में संकल्प हो, निकल पड़िए। सर पे मुरैठा बांध के कहता है नेता बनना है तो बनना, नेता जनता बनाएगी। कोई नेता आपको नेता नहीं बना सकता। कोई उसका सिद्धांत नहीं, कोई उसका संविधान नहीं, कोई उसकी किताब नहीं है नेता बनने की, और कोई उसकी फैक्ट्री नहीं है। क्या आप समझ लीजिए, आपको बनना है, निकलिए, लोग बनाएंगे आपको नेता।